नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। झूठ बोलकर लोगों को धोखा दे रहे खड़गे ने राज्यसभा में बीजेपी पर बोला हमला। बिहार पटना में हंगामे के बाद बापू केंद्र पर हुई BPSC की परीक्षा रद्द। योगी बोले संभल में 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की हत्या, किसी ने दो शब्द नहीं कहे, हाल में मारे गए लोगों पर आंसू बहा रहे। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया, कहा देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया। PM आवास योजना 2.0, मध्य प्रदेश में 10 लाख बनेंगे आवास, 22,800 करोड़ की राशि हुई जारी। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट को क्या बीजेपी और कांग्रेस नंदीग्राम बना पाएंगी? जी हां दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर हुई बहस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोल। खड़गे ने कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमला आरोप का भी जवाब दिया और कहा कि यह उनकी सरकार है जो झूठे वादों से लोगों को बेवकूफ बना रही है। उच्च सदन में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी सरकार भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया और बांग्लादेश को आजाद करा लिए। उन्होंने केंद्र से पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। खड़गे ने कहा, भाजपा नेता जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ महात्मा गांधी को भी गाली देते रहते हैं और फिर सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर व्याख्यान देने लगते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं, वे आज हमें व्याख्यान दे रहे हैं। NK प्रेमचंद्रन RSP ने सोमवार को मांग की कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित बढ़ी हुई पेंशन योजना को तुरंत लागू करना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए प्रेमचंद्रन ने कहा कि कर्मचारी EPS 1995 के तहत उच्च पेंशन के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना कैसे अपराध है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद के अंदर कथित तौर पर जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आदेश दिया गया था। शिकायतकर्ता हैदर अली CM द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और संदीप मेहता की पीठ ने पूछा, वे एक खास धार्मिक नारा या नाम चिल्ला रहे थे, यह कैसे अपराध है? शीर्ष अदालत ने शिकायतकर्ता से यह भी पूछा कि कथित तौर पर मस्जिद के अंदर नारा लगाने वाले लोगों की पहचान कैसे की गई। याचिका में 13 सितंबर के कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसने मामले में 2 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत से पूछा, आप इन प्रतिवादियों की पहचान कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि वे सभी CCTV कैमरे में कैप्चर किए गए हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय PMML सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर दस्तावेजों को वापस देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन्हें कथित तौर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आदेश पर संग्रहालय से वापस ले लिया गया था। ANI से बात करते हुए कादरी ने कहा कि उन्होंने सितंबर में सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर उनसे दस्तावेज संस्था को वापस लौटाने का अनुरोध किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी है। यह वही केंद्र है जहां BPSC परीक्षा की तिथि को लेकर हंगामा हुआ था, फिर छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया को बाधित कर दिया था। आयोग ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने वाले सभी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भविष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया जाएगा। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह शुक्रवार को एक परीक्षा केंद्र पर फैल गई, जिसके बाद आयोग ने इस षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, संभल में 1947 से अब तक हुए दंगों में 209 हिंदू मारे गए हैं। किसी ने एक बार भी उन निर्दोष लोगों के लिए संवेदना व्यक्त नहीं।
ये लोग हाल ही में हुए संभल दंगे पर आंसू बहा रहे हैं। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए। संभल में बजरंग बली का जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से उसको इन लोगों ने खुलने नहीं दिए। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन लोगों ने तनावपूर्ण माहौल बनाए, पत्थरबाजी की होगी, माहौल खराब किया होगा, उसमें से एक भी बचने वाला नहीं। किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पत्थरबाज और कट्टा चलाने वाले नहीं बचेंगे। भारत में रामकृष्ण बुद्ध की परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं। अब हम न बंटेंगे और न कटेंगे। योगी ने अब तक प्रदेश में हुए एक दंगे और उनमें मारे गए लोगों को भी गिनाए। बहराइच दंगे में मारे गए रामगोपाल मिश्रा का जिक्र किया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया। बांग्लादेश के विजय दिवस से एक दिन पहले रविवार शाम को जारी बयान में हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस एक फांसीवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये सरकार आज़ादी विरोधी और कट्टरपंथियों की समर्थक है। शेख हसीना ने कहा कि देश विरोधी ताकतों ने घरेलू और विदेशी षड्यंत्रों के जरिए अवैध और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में आज आज़ादी की 53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश ने भारत की मदद से पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी। दिल्ली में सोमवार दोपहर 2:30 बजे AQI का लेवल 366 रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैकमा ने शहर में ग्रैप 3 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान प्रतिबंध फिर से लागू कर दी। NCR इलाकों में भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। AQI का यह लेवल हवा की बहुत खराब श्रेणी को दिखाता है। ग्रैप 3 प्रतिबंध लागू होने से 5वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में चलेंगे। इसके तहत पेरेंट्स के पास ऑप्शन है कि वे बच्चों की घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाएं या फिजिकल क्लासेस के लिए स्कूल भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को ग्रैप 4 के प्रतिबंधों को कम करके ग्रैप 2 में बदलने की इजाजत दी थी। साथ ही कैकमा को निर्देश दिया था कि AQI 350 से ज्यादा होने पर ग्रैप 3 और 400 से ज्यादा होने पर ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू किए जाए। इन्हीं निर्देशों के आधार पर आज यह कार्यवाही हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को ग्रैप 3 के कुछ उपायों को भी लागू करने के निर्देश दिए। इनमें पानी का छिड़काव, मशीनों से सड़कों की सफाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस में बढ़ोतरी करना शामिल है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की अपील की है। यह सत्र नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की लंबित 14 रिपोर्ट्स को पेश करने के उद्देश्य से बुलाने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट्स पिछले 1 साल से विधानसभा में पेश होने का इंतजार कर रही है। इन रिपोर्ट्स में शराब आपूर्ति के नियमन, वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति और दिल्ली परिवहन निगम DTC की कार्यप्रणाली समेत कई अहम मुद्दों पर ऑडिट शामिल है। खास बात यह है कि ये रिपोर्ट्स उस अवधि से जुड़ी हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की आखिरी सूची आ जाने के बाद साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की न तो मनीष सिसोदिया की तरह सीट बदली जा रही है, न ही उनके एक से ज्यादा सीटों से लड़ने की कोई संभावना बच रही है। नई दिल्ली से 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार मुकाबला काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस बार अरविंद केजरीवाल को अलग तरह की चुनौती मिल रही है। अभी तक तो कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित से ही मुकाबला था। अब बीजेपी के टिकट पर प्रवेश वर्मा का भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत हो गई है। इस योजना में प्रदेश के जरूरतमंद हितग्राहियों के लिए 10 आवास बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ उन हितग्राहियों को दिया जाएगा जिन्हें किसी कारण से अब तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इसको लेकर मैदानी अमले को निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के आवेदन संबंधी जानकारी नजदीकी नगरीय निकायों से प्राप्त की जा सकती है। योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वेब पोर्टल पर भी जानकारी अपलोड की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में 4 प्रकार के घटक शामिल किए गए हैं। हितग्राही आवेदन करते समय अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार घटक का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में देश में 1 करोड़ आवास और मध्य प्रदेश में 10 लाख आवास बनाए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इनमें PM स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार शामिल हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज सोमवार को पैलेस्टाइन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची हैं।
फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने जो प्रेम दिखाया है वो यूं ही नहीं है। कुछ दिनों पहले पैलेस्टाइन को लेकर पूरी दुनिया के सेलिब्रिटी इस तरह के एक्ट के द्वारा इजरायल हमले में घायल लोगों विशेषकर बच्चों को लेकर अपना समर्थन दे रहे थे। पर इस बीच देश और दुनिया में और भी बहुत समस्याएं आ चुकी हैं। कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी सांप के गुजरने के बाद लकीर को पीट रही हैं। पर प्रियंका के गेम को समझना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं कि प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इजरायल के हमले के दौरान भी लगातार वो ट्वीट करके फिलिस्तीन पीड़ितों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करती रही है। हाल ही में भारत में आए फिलिस्तीन के राजदूत अबेद एल रेज़िक अबू जाज़ से भी मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई दी थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार सुबह सस्ता होकर 76,640 रुपए तक आ गया है। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।